तो जस्ट खाली उसका समरी आप करके इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो वेरिएशन ऑफ क्या क्या हम लोग देख लें, समरी आप कर लें। वेरिएशन पैरामीटर और इधर कॉन्सेंट्रेशन अपना। पहला हम लोग क्या देखे थे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों केस में रीजन डिफरेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या देखे थे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं जिसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम देखे अल्फा कम होता है, वाटर डालने के बाद वो ब्रेक करके आयंस में होते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं जिसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग देखे क्या कि बिफोर दी डाइल्यूशन 100% इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस फॉर्म में ब्रेक रहता है, 100% डिसोसिएशन है। वाटर ऐड करने के बाद भी हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ आयंस सेम है, कांस्टेंट है, तो दैट इज नॉट, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस से इसको जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट के, उसके बीच का में सेपरेशन डी का वैल्यू दोनों आयंस के बीच में इंक्रीज करता है वाटर को ऐड करने के कारण, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करता है और आपका यानी आयंस का मोबिलिटी इजीली फ्लो करता है आयंस, तो उसमें उस केस में भी क्या देखें कंडक्टिविटी अपना इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखें, कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी कप्पा जिसको हम लोग बोलते हैं, कप्पा देखें। कप्पा क्या हो रहा था, आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों केस में कप्पा डिक्रीज कर रहा था, दोनों केस में कप्पा डिक्रीज कर रहा था, राइट। जहां गड़बड़ होगा टोकने का, कप्पा का वैल्यू कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी कैसे हम लोग डिफाइन किए थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द आयंस डिक्रीज करता है डाइल्यूशन बढ़ने के कारण, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर देते जिसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देखें, मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कप्पा m इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। यहाँ पर हम क्या देखें, डाइल्यूशन यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या जानते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कप्पा डिक्रीज करता है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कप्पा डिक्रीज करता है। कप्पा डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा, लेकिन दूसरा पैरामीटर यहाँ क्या है, मोलारिटी हम लोग क्या देखें, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, मोलारिटी डिक्रीज करेगा, मोलारिटी डिक्रीज करने से क्या होगा, कप्पा इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो दूसरे पैरामीटर्स हम क्या देख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम बढ़ाने से। तो अब इस केस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर ध्यान देंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हम लोग क्या देखते हैं कि मोलारिटी वाला को प्रेफरेंस देना है। और फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन बढ़ाने से यहाँ पर हम लोग क्या दिए, कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, ये टर्म कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के कारण, इसको नॉट एग्जैक्ट वर्ड। तो यहाँ पे क्या देखें, डाइल्यूशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज किया, राइट। उसके बाद उसी तरह से सेम आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहां भी सेम रीजन, वहां फॉर्मूला में क्या हुआ, n की जगह n आ जाएगा, वहां भी मैच इसी तरह से चलेगा, वहां भी हम नॉर्मलिटी को प्रेफरेंस देंगे, वहां भी डाइल्यूशन बढ़ने से नॉर्मलिटी वाला प्रेफरेंस देंगे,
मोलर ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर लास्ट 4 मोल ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में क्या हो गया, डाइल्यूशन इंक्रीज करने के कारण अगेन मोलारिटी का प्रेफरेंस देना है। बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपका मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। सारे को आप समरी अप करें, चारों को एक साथ, क्या देख रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ा, सॉल्यूशन किसी टाइप का हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। कंडक्टिविटी कप्पा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कप्पा डिक्रीज कर रहा है डाइल्यूशन इंक्रीज करने से। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ने से इंक्रीज कर रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन इंक्रीज करने से आपका इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ एक्सेप्शन कौन सा उल्टा जा रहा है, कप्पा, बाकी सारे इंक्रीज कर रहे हैं। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वो भी पैरामीटर भी इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, इक्विवेलेंट ग्राम, इसको ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। सिर्फ कप्पा डिक्रीज करना है, यही एक ध्यान देना है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में, नीट में या आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रीजन वेट मेंस में, एडवांस में आपको एक्सप्लेनेशन में जो डालेगा स्टेटमेंट वाला में, जो रीजन ये सारे को बताए हैं वहां पर वो डालेगा इससे क्वेश्चन। नीट में तो नहीं डालेगा, लेकिन नीट में भी है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आए ही नीट में भी, उसमें भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, राइट। अब तो आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वहाँ भी अब ज़्यादा एक्टिविटी क्वेश्चन दे रहे हैं। 10th का भी बोर्ड का भी पैटर्न इसी तरह से चेंज किया, आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को हटाकर ज़्यादा उस तरह से केस स्टडी टाइप से क्वेश्चन देंगे। ठीक है बेटे, अब चले नेक्स्ट। इसमें ये तो क्लियर हो गया, अब थोड़ा ग्राफिकल व्यू से इसका स्टडी करें। ये तो हो गया भाई, चलो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ग्राफ दिया रहेगा जो कि आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको, और ग्राफ को जिसको सिर्फ नॉलेज है पटाख देना आंसर माने। यहाँ तो जो सब्जेक्ट में आप पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाने, लेकिन एक बार का दिमाग में यदि गया हुआ है तो आप 100% सॉल्व करो, यदि रिवीजन मोड में है तो। हाँ, जहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जहाँ दिमाग का भेजा लगाना, वहाँ मानते हैं ठीक है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है नहीं सॉल्व होगा, लेकिन जहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन हैं, अब ये सब रीजन है, ये डिक्रीज करता है, यदि पढ़े हैं तो 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इंजीनियरिंग मेडिकल में। नहीं पढ़े रहिएगा तो नहीं कीजिएगा। यहाँ पे येस नो वाला सिचुएशन है, पढ़े तो हाँ, नहीं पढ़े तो नहीं। हाँ, प्रॉब्लम वाला में मैं मानता हूँ कि हो सकता है वहाँ भाई पढ़ने के बाद भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट आगे अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं, जो अभी पढ़े हैं उसको ग्राफ व्यू से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और 2 कॉपी हम लोग एनसीईआरटी फॉलो अप कर रहे हैं, एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, वो दूसरा कोई नहीं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 100% एनसीईआरटी। कंपटीशन तक निकल जाएंगे, +2 तो छोड़ दीजिए, नीट में तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ मैकेनिक्स थोड़ा सा स्टडी करा ले, एनसीईआरटी कंप्लीट हो, सारे काम हो जाएंगे। 12th में तो 100% एनसीईआरटी। अब आगे चले हम लोग बढ़ते हैं बेटे, वेरिएशन ऑफ। अब वेरिएशन किसका देख रहे हैं, ग्राफिकल अप्रोच से मोलर कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी दोनों का देखेंगे, पहले मोलर कंडक्टिविटी का देखते हैं और ग्राफ से अंडरस्टैंड करते हैं जो जो पॉइंट्स है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो तो वाई एक्सिस पे हम लोग ले लिए मोलर कंडक्टिविटी, वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है, लेकिन कंसंट्रेशन को स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा आसानी से आ जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। जनरली अभी तक आप सिर्फ कंसंट्रेशन लेते थे, नहीं कोई भी जैसे है कोई स्क्वायर रूट कर दे या सी स्क्वायर लिख दे या सी क्यू लिखे, उससे उसको क्या होता है कि ग्राफ उसको
स्ट्रेट लाइन टाइप से उसके एनालिसिस करना आसानी होता है, इसलिए उस तरह से टर्म ले लेता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में है, स्क्वायर रूट सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन आइटम मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मलिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया KCl, 100% डिसोसिएशन हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100%, किसके लिए ये ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए से। अभी उसको करेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग लाइट को अंडरस्टैंड करेंगे, वीक से इसको मिक्सअप नहीं करने का। तो ये दिस ग्राफ इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफ जो है वैलिड फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये रूट से वो लिया गया है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है इसलिए ले लिया। कभी कभी हो सकता है आपको सी स्क्वायर भी लेना पड़े, एक्स क्यूब भी लेना पड़े, ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो। ये तो एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है ना, मेरा एक्सपेरिमेंटल डाटा कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से जो रिसर्च किया हुआ अपना रूट सी रखा, देखा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो जो लिया भाई हम भी वही लेंगे, हम तो बड़ा रिसर्चर है नहीं, राइट। तो ये देखिए, ये ग्राफ किसकी बात करेंगे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट, गलती से भी नहीं करने का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करने वाले, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल KCl ले लिए, सोडियम क्लोराइड ले लिए, कोई भी ले लीजिए। तो ग्राफ क्या आ रहा है, साफ स्लोप नहीं आ रहा, ये मान लेते हैं। जैसे KCl एनसीईआरटी में दिया रहता है, सोडियम क्लोराइड KCl का ग्राफ है। अब ध्यान देने की बात क्या है, हम क्या जान रहे हैं कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में हमने क्या देखा, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटाना, दोनों उल्टा कहानी है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब पानी ज्यादा मिलाए, सोल्यूट पार्टिकल कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना, ठीक है। वो दिमाग में अपना सेट रखना है, उसको ओपन है, समझ गया, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से हमने क्या देखा कि भाई क्या आया था, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता था। पर अभी क्या, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। अच्छा, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। यदि कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, यही हो गया, क्योंकि किसके बीच में ग्राफ है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दोनों पैरामीटर को अंडरस्टैंड करना होगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब हम ऑरिजिन की तरफ आ रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब आप ऑरिजिन की तरफ आइएगा, सी के वैल्यू जैसे जैसे ऑरिजिन की तरफ आएंगे डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये देखो, ये हो गया सी का वैल्यू, एक ये हो गया, ये हो गया, क्या ये लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ देखो वैल्यू, यहाँ कुछ वैल्यू ले लो, जैसे 25 तो ये 20, ये 10, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू, इस पर ये देखो वैल्यू दिया, इस पर ये वैल्यू दिया, इस पर ये वैल्यू दिया, क्या देख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। स्टेटमेंट 2 अकॉर्डिंग टू ग्राफ, जो स्टेटमेंट दिया उसी हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो ये शार्प नहीं है, क्योंकि किस तरह का है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता तब मामला कुछ अलग रहेगा ग्राफ का, वो कर्व सेट तो बहुत शार्प वो गिरेगा, स्लोप उसका ज्यादा रहेगा। यहाँ पर इसका स्लोप बहुत कम है, यहाँ पर इसका स्लोप बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आयंस कांस्टेंट रहते हैं ना। लॉजिक हम लोग देख चुके हैं कि बिफोर द डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जितने नंबर ऑफ आयंस रहेंगे उतना ही बाद में भी रहेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब ध्यान से चीजें और कम इसको समझने का, यानी इसका स्लोप क्या है। अच्छा, स्लोप किस तरह का होगा, हम लोग जानते हैं ना, ऐसे चढ़ेंगे सीढ़ी पे स्लोप बढ़ेगा, ऐसे उतरेंगे तो स्लोप घटेगा। सीढ़ी पे ऊपर चले स्लोप बढ़ा, सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरे स्लोप डिक्रीज किया। ठीक है, स्लोप जो हम लोग 10 में पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू n y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से चल रहा है, यानी देखे तो वैल्यू इसका क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव। ये दिमाग में सेट करना जरूरी है। अच्छा, एट c इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, एट c इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अरे भाई यहाँ क्लास चल रहा है, टॉपिक को बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना। हाँ, उधर जाके लॉक कीजिए, उधर जाके लॉक कीजिए, यहाँ क्लास चल रहा है। ठीक है बेटे, राइट। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप यहाँ नेगेटिव है। क्लियर हो गया दिमाग, अब आगे बढ़े। एट c इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, डायल्यूशन बढ़ते जा रहा है। ये क्या मतलब है, डायल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इधर आने का मतलब यहाँ क्या हो गया, पूरा का पूरा पानी हो गया। कंसंट्रेशन 0 का मतलब क्या हो गया, उसमें सॉल्यूट है ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट ही है। यही ना मीनिंग होगा। पानी डालते गए इतना डाले कि अब सॉल्यूट ऑलमोस्ट खत्म ही है। कंसंट्रेशन 0 का मतलब यही होगा। आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये क्यों नहीं मिला, ये लाइन यहाँ मिलना चाहिए था ना, ऐसे आप क्यों नहीं इसको बढ़ा के ऐसे मिला दिए। इसलिए नहीं मिला है कि कंसंट्रेशन 0 हो ही नहीं सकता, कंसंट्रेशन 0 हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं जिसमें प्योर, ये तो प्योर वाटर हो गया, 100% वाटर, नो सॉल्यूट। इसीलिए इस लाइन को यहां नहीं मिलाया गया। अंडरस्टूड। अच्छा, अब इमेजिनरी सोच ले, यदि मिला देते हैं, क्योंकि भाई फिजिक्स और मैथ्स सब जगह हम मान लो लेटेस्ट एज्यूम दिस, लेटेस्ट दिस, सब जगह एज्यूम करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसको डॉटेड लाइन से मैं मिला दूं, ये जो वैल्यू देगा, ये कौन सा वैल्यू देगा, एट कंसंट्रेशन 0, एट द कंसंट्रेशन 0। और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या देगा, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। बढ़ते जा रहा है ना कंडक्टिविटी। जब कंसंट्रेशन 0 होगा तो उस समय क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं लैम्डा m इंफिनिटी। यहां पे मैक्सिमम होगा, दिस वैल्यू मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एट दिस वैल्यू एट c इक्वल टू 0, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं है। और इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में यूज किया है वर्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों नाम, राइट। तो ये किसका ग्राफ हम लोग स्टडी किए, KCl का। एक इसी तरह से एनसीईआरटी में क्या दिया है, ऊपर HCl दे दिया है, HCl का ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H+Cl-1 ब्रेक रहता है बिफोर डाइल्यूशन, KCl भी स्ट्रॉन्ग है, इसका ग्राफ ऊपर क्यों देगा। अब इसका रीजन समझते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब, अब इसका क्या लॉजिक है, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं जो कि एनसीईआरटी वाला 2 कॉपी उठा के डालेगा। ये सारे ग्राफ दिए हुए हैं, अब देखो इसको समझो। KCl जब है तो KCl में आयन क्या हो गया, K+Cl-। HCl में आयन H+Cl-। ये दोनों आयन तो सेम है, दोनों में Cl-Cl- है। डिफरेंस क्या है, कैटायन में।
एक H प्लस है और दूसरा K प्लस है। ठीक है, हम अब क्या होगा, ऊपर आने का मतलब क्या है, ये क्या दे रहा है, कंडक्टिविटी, यानी ऊपर आने का मतलब क्या है, HCl की कंडक्टिविटी ज्यादा है, यानी आयंस की मोबिलिटी आसानी से हो सकती है, फ्लो आराम से कर सकता है। कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, आयंस फ्लो इजीली कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, तो K प्लस और H प्लस में जो ये कैटायन है, H प्लस का आयन जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है, और वी कैन से H प्लस की कंडक्टिविटी ज्यादा है K प्लस से। ऐसे भी हम देखें तो क्या साइज के टर्म में भी देखें तो ये K प्लस वाला साइज में बड़ा है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज करता है, तो क्या हुआ, K प्लस का साइज बड़ा होगा H प्लस से। वैसे भी लॉजिक घुमाए तो अपना, तो छोटा चीज इजीली मूव करेगा। यानी इस ग्राफ देखकर हम यही आपको कंक्लूजन निकालेंगे। ये सारे स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं कि HCl ऊपर क्यों है ग्राफ में, तो रीजन बिहाइंड की H प्लस का मोबिलिटी आसानी से हो सकता है, H प्लस की मोबिलिटी आसानी से हो सकता है इस, और वी कैन से H प्लस की कंडक्टिविटी ज्यादा है। बिट में दे देगा कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है, Cl माइनस का कि H प्लस का कि K प्लस का, लाइक दैट। और जो आईटी में क्वेश्चन पूछा था उसको भी डिस्कस कर लें। अब क्या है कि जब देखो इक्वेशन, जब आप ग्राफ ड्रॉ किए हो तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए तो इसका मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन लिखना आसान है, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू, हम जानते हैं ना, mx प्लस सी। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया y हो गया y कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट पे यहाँ क्या है, लैम्डा m। c y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है वही चीज बताता है, तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, लैम्डा m इंफिनिटी, ये वैल्यू डाल दी। स्लोप इस कर्व का क्या है, निगेटिव, तो कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, एनसीईआरटी में b दिए हुए, b मान लिया, माइनस b, माइनस का मतलब स्लोप नेगेटिव। और x क्या है, रूट सी, x क्या है, रूट सी। अब यही ग्राफ देकर इसमें पूछ देगा कि राइट इक्वेशन कौन सा सही है, इक्वेशन 4 बिट डाल देगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 80 में, इक्वेशन डाल दिया 1 2 3, यही सब वैल्यू इधर उधर चेंज करके, और इसको दिस वन इज करेक्ट, यही करेक्ट एक्सप्रेशन है इसका। लैम्डा m इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट सी प्लस लैम्डा m। ये निट में भी, निट के लिए भी आसान है, निट में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, लेकिन ये सब क्वेश्चन आसान पूछ सकता है, राइट बेटे। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, आज यहीं पर रखते हैं, कल इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक और वो कर देते हैं, वो करेंगे इसके बाद, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला डिस्कस करेंगे तब। एक चीज, हाँ, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक उसको कर लेते हैं, उतना 10 मिनट में वो हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसका हम कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टिविटी बाय एक्सपेरिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंडक्टिविटी करने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस यदि उसका निकाल, जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा उसका कंडक्टिविटी निकालना है, कितना है बाय एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज, कैसे करेंगे उसको देख ले एक बार। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ले लिए, ये ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ दी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हेडिंग क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ दी कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ दी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। हम लोग क्या होगा, कंडक्टिविटी उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी R इक्वल टू रो, ये सी से इंडिकेट किए थे, सिंबल दिए थे, C इक्वल टू 1/r,
यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यदि हम रेजिस्टेंस निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे आप निकालेंगे? ये हो गया एनोड टर्मिनल, ये हो गया कैथोड टर्मिनल। इसमें सॉल्यूशन डाल दें, किसी का भी डाल दें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCl एनी1 किसी का डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये टर्मिनल हो गया, ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। अब यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस पूरे इस सेल को, क्योंकि टेम्परेचर से वैरी कर सकता है, पूरी तरह से पैक कर देंगे। टेम्परेचर का अंदर में कोई इफेक्ट नहीं रहा, पूरी तरह से चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे। क्योंकि कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगा डेफिनेटली 100%। तो पूरी तरह से इस तरह से इसको पैक करेंगे कि टेम्परेचर का वेरिएशन इस पर कोई असर नहीं डाले। अब क्या करें, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं रेजिस्टेंस में, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें हम क्या देखते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को आराम से निकाल सकते हैं। क्या ब्रिज क्या था? 4 भुजा, ये टर्मिनल, ये यहाँ सप्लाई वोल्टेज जो भी देना है दे दीजिए। ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 यही था। बीच में करंट मेजर करने के लिए एमीटर या जो भी डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़े थे कि ये ब्रिज बैलेंस का कंडीशन क्या था, इसके लेफ्ट जो रेजिस्टेंस आर्म है उसका रेशियो यानी R1/R2 इक्वल टू R3/R4। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी जैसे ये मान लो 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो ये 1/2 आ जाएगा। इधर रख लो 3 और 6 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेशियो देखो कि क्या आ जाएगा 2/4 यानी 1/2, इधर 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा, रेशियो सेम है। यानी R1/R2 R3/R4 ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। यही व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहा है, नो करंट फ्लो। ऊपर वाला फिर ये पैरेलल हो जाएगा, नीचे वाला ये दोनों सीरीज में हो गया, नीचे सीरीज पैरेलल, वो सब से हम लोग किए हुए हैं। अब इसका यूज यहाँ कैसे करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टेंस क्या करेंगे कि ये R3 वाला टर्मिनल, यहाँ R3 को हटाएंगे, R3 की जगह पर ये टर्मिनल को एनोड से जोड़ दिए इस वायर से, और इसको कैथोड से जोड़ दिए। रेजिस्टेंस के जगह पर अब क्या गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को वैरी करके हम इसको बैलेंस कर देंगे। वो तीनों रेजिस्टेंस कहाँ से? ये रेजिस्टेंस अपने से डालेंगे, मतलब इसमें ये इसमें कहाँ, इसमें R3 वाला है, R3 इक्विवेलेंट टू दिस। व्हीटस्टोन सर्किट में। हाँ, अच्छा ठीक है। व्हीटस्टोन सर्किट का एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, R3 के जगह पे इसको रख दिए और बाकी वैल्यू अपने आप सेट करेंगे बाय एक्सपेरिमेंट। वैल्यू डाल के देखेंगे कि रेशियो कब बराबर होगा, राइट। तो ये वैल्यू अपने हिसाब से सेट करेंगे, R1 R2 का वैल्यू और R4 का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रखेंगे कि ये रेशियो बराबर आ जाए। R3 का वैल्यू मालूम नहीं है ना, तो ये दोनों को वैल्यू को इस तरह से सेट करेंगे, इसका भी वैल्यू इस तरह से लेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मीन्स R3 का वैल्यू आप निकाल ली। कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब वैल्यू ये चेंज करें, यहाँ देख रहे हैं करंट 0 कब आएगा, कैसे चेक करेंगे आप एक्सपेरिमेंट में, वैल्यू डालें, यहाँ भी डालें, यहाँ भी डालें, आप देखेंगे भाई अमीटर से कोई करंट जा रहा है कि नहीं, 0 रीडिंग कब शो करेगा, जैसे 0 शो करेगा मतलब बैलेंस हो गया। और उस समय जो रेशियो ये देगा रेजिस्टेंस का वैल्यू R3 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और R3 जब मालूम हो गया तो कंडक्टेंस भी मालूम हो गया। R3 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी दिया हुआ है, राइट, कि हाउ टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है, राइट। नीट में भी तो भाई सिंपल रहता है, वहाँ भी डालने के उसका कोई डाल सकता है, क्या वहाँ ज़्यादा टफ प्रोसेस मेडिकल में नहीं रहते हैं, खाली आपको पता रहना चाहिए भाई, पढ़ा हुआ रहना चाहिए, हर टॉपिक मेडिकल में छूटना नहीं चाहिए। जेई में थोड़ा बहुत चल भी जाएगा
लेकिन मेडिकल में टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन से रहते हैं, जो पढ़ा रहेगा वो टिक मार्क करेगा। जेई के लिए क्या है, बाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेहनत, उसमें मान लो कोई ठीक है ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा जगह से बैलेंस कर लीजिए। लेकिन मेडिकल में ऑप्शन नहीं है, मेडिकल में है कि सारे जगह आसान ही रहेंगे, ज़्यादा डेप्थ में कहीं नहीं रहेगा, इसलिए हर टॉपिक को कवर अप करेंगे। कल इसको इस चैप्टर ये लास्ट कर लेंगे बेटे, ठीक है। सारे लेक्चर्स इसका अपलोड है, उस पर जाना चैनल पर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना पर, उस पर सारे आपको मिल जाए। और धीरे अभी थोड़ा मुश्किल होगी, आई नो वेरी वेल, न्यू कमर्स के लिए तो मुश्किल ही है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप सोचो कि एक बार में मैं बहुत बड़ा चीज़, मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ कि बहुत बड़ा चीज़ पुट कर दूँगा। आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूँगा, तो ना जो मेहनत करके आगे निकलेंगे। तुम लोग भी मेहनत करो। अब देख रहे हैं इधर डाउन तुम्हारे लोग का चल रहा है, रिपोर्ट लेना पड़ेगा मुझे। बंद हो गया। सुबह वाला देखेंगे ना, 1-2 दिन में इलेक्ट्रिक वाला काम हो जाएगा, तो कल तो पेंटिंग हुआ तो वहाँ भी आके अपना आराम से तुम सुबह मॉर्निंग में क्लास कर लेंगे, ठीक है ना। पेंटिंग वाला जिसने हुआ उस दिन इधर कर लेंगे। इलेक्ट्रिक वाला, मैं तो इलेक्ट्रिक वाला जो ही था, इसलिए नया पंखा भी लगा, खरीद के लेगा, नया पंखा भी उसमें लगा दिया, तो कल वो इलेक्ट्रिक वाला काम कर देगा, तो आराम से अपना आके वहाँ से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और इसलिए देखो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो जल्दी पास काम ही नहीं होता है, जानबे करते हो कि एक काम से कितना दौड़ना पड़ता है।